नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं मौर्य कला और वास्तुकला, साथ ही साथ उसमें इस काल के साहित्य के बारे में भी इस लेक्चर में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। दरअसल इससे पहले हमने एक लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में हमने मौर्य काल के जितने भी राजा थे उनके राजाओं के बारे में जान लिया था कि किस प्रकार से धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाता है मगध का और मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। उसके बाद में उसका पुत्र बिंदुसार राजा बनता है, उसके बाद अशोक महान राजा बनता है, उसके बाद दशरथ, और उसके बाद में अंत में आते आते अंतिम मौर्य शासक होते हैं बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या कर देता है उसका ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की स्थापना कर देता है। यह हमने पूरे राजाओं के बारे में देख लिया था। अब हम मौर्य काल के जितने भी उस काल की कलाएं, संस्कृति और उस काल की वास्तुकला क्या थी, साहित्य क्या था, इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, राजाओं वाले से भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है आजकल, और साथ ही साथ इन कला वास्तुकला से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इस लेक्चर के अंत में मैं आपको प्रीलिम्स और साथ ही साथ मेंस के भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये हम इसमें मौर्य काल की वास्तुकला और उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य जो है वो शुरू होता है और 185 ईसा पूर्व तक ये चलता है। चंद्रगुप्त से शुरू होकर ये अंतिम बौद्ध शासक बृहद्रथ तक ये चलता है। ये हमने ऑलरेडी इसमें सब देख लिया है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप में के पूर्वी भाग में स्थित मगध साम्राज्य की शुरुआत होती है। उसके बाद में अगर देखें तो अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक और उड़ीसा वाले कलिंग के क्षेत्र तक भी ये साम्राज्य पूरा फैला हुआ रहता है। और उस काल में मौर्य साम्राज्य ही इतना बड़ा था, इससे पहले कोई इतना बड़ा साम्राज्य जो है भारत में नहीं पहुंचा था। और उसके बाद में अशोक के काल में तो ये पूरा चरम अपनी स्थिति पर होता है। मौर्य काल की अगर कला और वास्तुकला के बारे में हम डिस्कस करने बैठे तो यहाँ पर मौर्यों ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर पत्थर की चिनाई की शुरुआत हुई थी। इससे पहले जो महल वगैरह बन रहे थे और जितने भी कार्य हो रहे थे तो वो लकड़ी के हो रहे थे। किसके हो रहे थे? लकड़ी के। इसलिए उसके ज़्यादातर साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। इस काल में आकर पत्थर जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होने लग जाता है। वो भी कौन सा? बलुआ पत्थर जो हुआ करता था, या चुनार का पत्थर उसे हम कहते हैं। चुनार के पत्थर का इस्तेमाल यहाँ पर होने लगा था। मेगस्तनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हुआ करता था, यूनानी राजदूत, वो लिखता है अपनी इंडिका में कि मौर्य शासकों की जो राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, वह ईरान का जो हकामानी साम्राज्य हुआ करता था। कौन सा? हकामानी साम्राज्य। तो जो ईरान का हकामानी साम्राज्य था उसके साम्राज्य के महलों जैसी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र की राजधानी, ठीक है। और आधुनिक पटना के बाहरी इलाकों में एक कुम्हरार जगह है नाम की। कुम्हरार में पत्थर के स्तंभ और उसके टुकड़े यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और कुम्हरार में हमें 80 स्तंभों वाले हॉल का अस्तित्व का भी संकेत मिलता है कि वहां पर 80 स्तंभों वाला एक हॉल था। और उसके कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं, कुछ अवशेष तो उसके हमें मिलते ही मिलते हैं। इसके स्तंभों के अवशेष मिले हैं क्योंकि महल लकड़ी का बना हुआ था, और ज्यादातर तो लकड़ी के तो साक्ष्य हमें मिले नहीं क्योंकि ये गंगा का मैदान वाला क्षेत्र है, तो लकड़ी को तो दीमक वीमक खा गई होगी। परंतु यहाँ पर पत्थर के हमें अवशेष अवश्य ही प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो स्तंभ बनाए जाते थे इस काल में, पत्थर के दो स्तंभ बनाए जाते थे, वो उन पाषाण स्तंभों में शीर्ष जो है वो वास्तविक रूप से इस प्रकार से बनाए गए थे कि वो आपको दिखने पर वास्तविक प्रतीत हो। और साथ ही साथ उसमें पशु जो है, पशु समूह, उनका चित्रण बहुत ज्यादा हुआ करता था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अशोक स्तंभ है तो इसमें सिंह दिखाए गए हैं, यहाँ पर आपको दिखाए बैल दिखाए गए हैं, घोड़े, हाथी वगैरह दिखाए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया था। और इनका सबसे अच्छा उदाहरण है सारनाथ का स्तंभ, है ना। ये सारनाथ का जो स्तंभ है, अशोका स्तंभ, वो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। इसमें 4 शेर है जो एक दूसरे का, आप चारों तरफ ये जो है सभी दिशाओं में दहाड़ते हुए दिखाई जा रहे हैं, मतलब धम्म का प्रचार करते हुए दिखाए गए हैं। ये ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा था कि बौद्ध धर्म के जितने भी हैं, मौर्य काल के जितने भी वो है कला और साहित्य, वो बौद्ध धर्म के का प्रचार प्रसार करने से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें यही है, ये सब जो है क्या है, ये बौद्ध धर्म के संबंध में है सारे की। ये बौद्ध धर्म जो है धम्म का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये पूरा जीवन मरण का चक्र यहाँ पर दिखाया गया है, अनंत रूप से चलता हुआ सब, ठीक है। उसके बाद में इन स्तंभों के ऊपर और आ जाए तो इनके ऊपर ये स्तंभ जो थे, इनके ऊपर एक शीट से जोड़ा जाता था इस प्रकार से। वहां पर हाथी, घोड़ा, बैल और शेर जैसी आकृतियां बनी हुई है। ये किसकी बात हो रही है? सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, जो नेशनल एम्बलम भी है आज अपने देश का, उसमें 24 जो है वो जो चक्र बना हुआ है, उस चक्र में इस प्रकार से 24 तीलियां भी बनी हुई है, ठीक है। ठीक है। और मौर्य कारीगर जो थे
वो पत्थरों को चमकाने में, जो पत्थर के स्तंभ होते थे उनको चमकाने में बहुत ही उच्च तकनीकी और कौशल का इस्तेमाल वो करते थे, उनको ये कौशल हासिल था। देखिए इतने चमकदार पत्थर तो हमें ईरान की राजधानियों में भी नहीं मिले जितने यहाँ पर मिले हैं। और इसी काल में उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड भी पाए गए हैं। कौन से उत्तरी काला? उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड, ये वही है जो महाजनपद काल में हमें मिला था। और उत्तरवैदिक काल में कौन सा था? तो चित्रित धूसर मृदभांड उस काल में हुआ करता था। और इसके बाद में देखिए ये पत्थर को किस प्रकार से ये बनाए जाते होंगे। जो ईरान में जो इस प्रकार के स्तंभ बनते थे वो तो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे, परंतु भारत में देखें तो इस काल में जो पत्थर के स्तंभ हैं वो एक ही पत्थर के स्तंभ से बने हुए हैं, सिर्फ इनका शीर्ष जो है वो अलग से जोड़ा जाता था। बाकी पूरा जो स्तंभ आपको दिख रहा है, पूरा जो स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा पत्थर जो है एक ही पत्थर से बना हुआ है, फिर इसको चमकाया जाता था। तो इस प्रकार जो है ये तकनीकी जो है हमारे पास उस काल में हुआ करती थी। और ऐसा माना जाता है कि चुनार जो है, चुनार के पत्थरों से ये बनाया जाता था, चुनार में ये पत्थर निकला करते थे और इनकी पॉलिश जो है ये बहुत ही उत्तम किस्म की उस काल में हुआ करती थी। पीले रंग के ये हुआ करते थे या लाल बलुआ पत्थर है उससे के ये हुआ करते थे। उनके शीर्ष पर हम देखें तो शेर है, बैल है और इस प्रकार की सुंदर सुंदर मूर्तियां उन पर बनी हुई है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं शेर है, अशोका का पिलर है, इस पे शेर बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद में ये पॉलिशदार जो ये स्तंभ है ये एक जगह पे नहीं मिले, बल्कि ये हमारे पूरे देश में ये मिले, जहां तहां मिले। इसका मतलब है कि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। और इससे एक बात और साबित होती है कि ये स्तंभ है कहीं एक ही जगह पर बनते होंगे, क्योंकि सबकी तकनीक एक जैसी है, पॉलिश एक जैसी है, मतलब कहीं एक जगह बनते होंगे, फिर उनका परिवहन किया जाता होगा, उनको ले जाया जाता होगा वहां से। इसका मतलब उस काल में इतनी तकनीक विकसित हो गई थी कि इनका परिवहन करने के लिए नदी मार्ग से और जो तकनीकी ज्ञान था वो भी दूर दूर तक फैलाने में मदद यहाँ पर हो रही थी, है ना। दो स्वतंत्र पत्थर की आकृतियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति कहा जाता है। देखिए आप इस चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। यक्ष और यक्षिणी से आप याद रखना कि यक्ष और ये यक्षिणी जो है ये तीनों धर्मों से संबंधित होती है। कौन से? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। इन तीनों धर्म से, हिंदू या ब्राह्मण धर्म जिसे कहते हैं, इन तीनों धर्मों से संबंधित है ये यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां। और यक्ष या यक्षिणी जो है इनको तीनों धर्मों में मान्यता मिली हुई है, ऐसा स्टेटमेंट एक बार बन गया था। तो कुछ बच्चों को लगा कि सिर्फ जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ये तीनों धर्मों से ये संबंधित है। तो हमें बेस नगर में ये यक्ष की और यक्षिणी की मूर्ति मिलती है। तो देखिए किस प्रकार से सुंदर ये यक्षिणी की मूर्ति है, हाथ में इसने चोरा ले रखा है ना, जो आप देखते होंगे कि कोई ऐसा घुमाते हैं राजा के आसपास में, इस प्रकार से पुराने फिल्मों में अगर आपने देखा होगा, या आज भी आप देखते हो कहीं पे गुरु ग्रंथ साहिब के पास आपने देखा होगा, तो वो ऐसे चलाते रहते हैं, एक है ना वो बालों का सा एक होता है। तो ये चौरा देखिए इन्होंने हाथों में यहाँ पर ले रखा है और ये स्वदेशी कला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। और मौर्य कारीगरों ने भिक्षुणियों के रहने के लिए चट्टाने काट काट कर गुफाएं भी बनाना शुरू कर दिया था। और इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर मिलता है हमें बराबर की गुफाओं का। किसका? बराबर की गुफाओं का एग्जाम्पल है। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ जो हुआ करते थे, दशरथ ने बनाना ये शुरू किया था। मौर्य वंश के जो राजा थे उन्होंने ये बनाना शुरू किया था। किसके लिए? तो आजीविकों के लिए। आजीविकों के लिए इन्होंने बनाना, जो आजीविक भिक्षु हुआ करते थे उनके लिए इन्होंने ये पत्थरों को काट काट कर रॉक कट आर्ट इसे कहते हैं। तो रॉक कट आर्ट जो है या गुफा स्थापत्य कला शुरुआत यहाँ से मौर्य काल से ही हो जाती है। और उसके बाद में तो मौर्योत्तर काल में आके कारलेखा चैत्य, अजंता, एलोरा, इस प्रकार से ये गुफा चित्रकला और ये आपको कि गुफा कला जो है ये आगे फैलती फूलती है। यहाँ पर हम देखें तो जो मौर्य कालीन कला है उस कला को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक है दरबारी कला, है ना, जिसमें आ जाता है कि महल आ जाते हैं और जो भी वहां पर स्तंभ आ जाते हैं और यहाँ पर जो स्तूप आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? स्तूप आ जाते हैं। और एक होता है जो होता है पॉपुलर आर्ट या इंडिविजुअल आर्ट जो हुआ करती थी वो आ जाती है ना, लोकप्रिय कला। क्या? लोकप्रिय कला यहाँ पर आ जाती है। इसमें जैसे कि गुफाएं आ जाती हैं, यहाँ पर मृदभांड आ जाते हैं, यहाँ पर मूर्तियां वगैरह आ जाती है। जो इंडिविजुअल जो है व्यक्तिगत प्रयासों से भी तो ऐसा हुआ था। जो व्यापारी हुआ करते थे वो बनवा देते थे, बड़े बड़े सेठ महाजन हुआ करते थे वो जो है ये गुफाएं वगैरह बनवा देते थे। और ये जो चित्रित ये है काला, उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड है, इसका इस्तेमाल क्या करते थे? स्कल्पचर जो है, मूर्तियां वो बनवा दिया करते थे। जो श्रेणियां वगैरह हुआ करती थी, क्या श्रेणियां, गिल्ड्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में बता ही चुका हूँ।
तो ये सब जो है इस पार्ट है मौर्यन कला का। ठीक है, मौर्य कला और वास्तुकला की विशेषताएं क्या क्या हुआ करती थी। तो अगर विशेषताओं में हम आए तो यहाँ पर देख पाएंगे कि अशोक के स्तंभ यहाँ पर मुख्यतः पाए गए हैं। क्या है? अशोक के स्तंभ। जहाँ तहाँ अशोक के स्तंभ पाए गए हैं। कल भी मैंने आपको पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अशोक के बहुत सारे स्तंभ हमें मिले हैं। मुख्य मुख्य शिलालेखों के बारे में भी मैंने बताया था। धौली में मिला है, मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, अलग अलग जगह पर जो है इनके स्तंभ लेख मिले हैं। तो अशोक के स्तंभ जो है वो एक महत्वपूर्ण इसमें हो जाते हैं मौर्यकालीन कला की विशेषताओं में, कि अशोक के स्तंभ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं और जटिल डिजाइन इनके ऊपर है और ये दर्शाते हैं किसको? धम्म को ये व्यक्त करते हैं। ये शेर जो आपको दिख रहा होगा इन पे, ये शेर दहाड़ रहा है, इसका मतलब ये धम्म का प्रचार कर रहा है। बलवा पत्थर के ये बने होते हैं और ऊपर इनके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से सिंह शीर्ष हुआ करते थे, यानी शेर का जो है वो शीर्ष ही महत्वपूर्ण रूप से इनके ऊपर हुआ करता था। जैसे अगर हम देखें सारनाथ का स्तंभ देखें, उसके ऊपर हम देख सकते हैं जिसमें ग्रीको फारसी स्थापत्य शैली जो है उसके प्रभाव भी हमें देख सकते हैं, यानी यूनानी और हम देखें कि फारसी, यूनानी और ईरानी, यहाँ पर हमें लक्षण देखने को मिल जाते हैं। जो आपको उल्टा घंटा आकार का या उल्टा कमल के आकार का आपको ये चित्र यहाँ पर ये आकार दिखाई दे रहा होगा, ये फारसी या यूनानी जो है वहाँ ये गुण है, वहाँ से ये प्रभावित माना जाता है ना। उसके बाद में ये जो स्तंभ है वो बहुत ज़्यादा जो स्थल है वहाँ से प्राप्त किए गए। तो ये ऐसा है कि एक तो ये व्यापारिक मार्गों के ऊपर ज़्यादातर हुआ करते थे। फिर ये भी दर्शाते हैं कि यहाँ तक मौर्य जो साम्राज्य है वह फैला हुआ था, तो यह भी ये दर्शाते हैं, है ना। और बौद्ध धर्म के संदेशों का प्रचार प्रसार करने में और अशोक की जो शांति नीति थी, जो धम्म की नीति थी, उसके प्रचार प्रसार करने के एक भाग के रूप में इन स्तंभों को देखा जा सकता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये याद रखना। अभी मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपका दिमाग यही से पता लगेगा कि आप फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। और यहाँ पर स्तंभों के साथ साथ पाए जाते हैं स्तूप बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, स्तूप क्या होते हैं? तो देखिए यह आपको पूरा स्तूप का एक आकार दिखाई दे रहा होगा। इस स्तूप में क्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये पूरी वेदिका है, माफ कीजिएगा, ये पूरी आपको वेदिका दिख रही है। ये तोरण द्वार आपको बने हुए हैं। ये हालांकि शुरुआत में ये तोरण द्वार नहीं बनाए गए होते थे, ये मेधी यहाँ पर बनी हुई है। ये गोल गोल सा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ये अंडा है। इस अंडे के ऊपर ये बनी हुई है चौकोर सी ये हर्मिका है और इसी हर्मिका में रखे जाते थे बुद्ध के अवशेष। और इसके ऊपर होता है ये यष्टि, और यष्टि के ऊपर ये आपको इस प्रकार से जो बनाई हुई है ये छतरी बनाई हुई है। इसमें ये प्रदक्षिणा पथ हुआ करता था, यहाँ पर प्रदक्षिणा बनाई जाती थी, लगाई जाती थी, जैसे आज परिक्रमा मंदिर में लगाते हैं वैसे। तो ये स्तूप हुआ करते थे। स्तूप देखिए मूलतः बौद्ध धर्म से उत्पन्न कोई संकल्पना नहीं है। वो ये स्तूप जो है ये उससे पहले भी भारत में पाए जाते थे और मुख्य रूप से ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित हुआ करते थे, जिसमें ये टीले हुआ करते थे, जहां पर मर जाते थे तो उनको दफनाया जाता था, उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाता था। तो स्तूप जो है बुद्ध धर्म के पहले भी भारत में पाए जाते थे। क्यों आपको बता रहा हूं ऐसा? क्योंकि ऐसा 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। हालांकि कहीं किताबों में ऐसा डायरेक्टली कहीं लिखा हुआ ये नहीं होता है, परंतु आपको अगर सर बता रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। देखिए लिखा हुआ तो यहाँ पे भी नहीं है, पर यही फर्क होता है आप क्लास लेने में और सिर्फ पीडीएफ पढ़ने में। एक बार आप क्लास ले लीजिए, उसके बाद आप आराम से पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्तूप हुआ करते थे ये गुंबद के आकार की संरचनाएं हुआ करती थी और इसमें मुख्य रूप से जो बुद्ध के अवशेष हैं और जो पवित्र वस्तुएं हैं वो इसमें रखी जाती थी, जो उनके भंडार के रूप में ये कार्य करते थे और ये बुद्ध की उपस्थिति का प्रतीक इनको माना जाता है। सांची का स्तूप है, बरहुत का जो स्तूप है ये यहाँ पर मुख्य रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। और इन स्तूपों की वास्तुशिल्पीय डिजाइन ने उनके आध्यात्मिक महत्व पर भी जोर दिया, क्योंकि वे ध्यान और सांप्रदायिक अनुष्ठानों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करने लग जाते हैं ये स्तूप। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाए तो शैलकृत जो वास्तुकला है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाती है। कौन सी वास्तुकला? शैलकृत वास्तुकला। इस प्रकार से जो पूरा एक चट्टानों को काट कर गुफाएं बना दी जाती थी, ये वास्तुकला भी मौर्य काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यहाँ पर उभर कर सामने आती है। तो सबसे बड़ी यहाँ पर देखें तो बराबर की गुफाएं जो है इसमें लोमश ऋषि की गुफा है और भी सुदामा गुफा है, तमाम गुफाएं इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये गुफाएं किस लिए काम में आती थी? तो ये चैत्य या विहार के रूप में काम आती थी। किसके रूप में? चैत्य या विहार के रूप में काम आती थी। सर ये चैत्य या विहार क्या होते हैं? तो बौद्ध भिक्षु जहां रहते थे उसको कहते थे विहार, और बौद्ध भिक्षुओं की पूजा करने का जो स्थान हुआ करता था वो हुआ करता था चैत्य। तो आप सोचो चैत्य ज्यादा होंगे कि कहीं पर विहार ज्यादा होंगे?
भाई विहार ज़्यादा होंगे, बौद्ध भिक्षु जहाँ रहेंगे वो ज़्यादा होंगे, मंदिर तो कम ही होंगे ना। तो हमेशा आपको जहाँ भी देखोगे विहार ज़्यादा मिलेंगे, चैत्य कम मिलेंगे। दोनों के बारे में जानकारी आपको मिल गई। यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है ना। और ये गुफाएं अपनी सादगी के लिए और वास्तुशिल्प की नवीनता के लिए उल्लेखनीय मानी जाती है। बड़ी सादा सिंपल ये हुआ करती थी। हालांकि जैसे उसके बाद में मौर्योत्तर काल में कार्ले का चैत्य आता है, एलोरा और अजंता की गुफाएं यहाँ पर आती है, वो तो बहुत ही रूप से वहाँ पर उनको अलंकृत किया गया है अच्छे से, ठीक है। और ये मठनुमा स्थान हुआ करते थे। और उसके बाद में तो ये मौर्योत्तर काल में खूब ज़्यादा फलते फूलते हैं इस प्रकार के ये गुफाएं जो होती हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल भी ऑलरेडी। इस मौर्य काल की वास्तुकला को महत्वपूर्ण रूप से दो भागों में और बांटा जा सकता है। कौन से? एक है धर्म निरपेक्ष वास्तुकला और एक है धार्मिक वास्तुकला। यानी एक ऐसी वास्तुकला जो नैतिक बातों पर फोकस करती है, जिसका किसी एक धर्म से मतलब नहीं है, एक धर्म से संबंधित नहीं है, और एक है जो किसी एक धर्म से संबंधित है या किसी एक धर्म से जिन्हें जोड़ा जा सकता है। तो दो प्रकार की यहाँ पर वास्तुकलाएं हो सकती है। अगर हम देखें धर्म निरपेक्ष वास्तुकला में क्या आ जाता है, तो यहाँ पर जो महल बने हुए थे वो महल आ जाते हैं। देखिए ये है 80 स्तंभों वाला महल, इसके स्तंभ हमें मिलते हैं, बाकी का महल लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए उसके साक्ष्य हमें अभी नहीं मिलते हैं। तो ये जो महल हुआ करते थे बड़े भव्य महल हैं। और मेगास्थनीज तो बताते हैं कि किस प्रकार से ईरान के जो शासक हैं, हकामनी साम्राज्य के जो शासक हैं, उनकी राजधानी से मिलते हुए यहाँ पर महल है। उसने भव्य यहाँ महल है, इसका मतलब भव्य तो ये अवश्य ही रहे होंगे। और ये जो दुर्ग बने हुए थे वो रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रहे होंगे, ठीक है। तो जो आपको यहाँ अकेमेनिड दिखा हुआ ना, ये इंग्लिश में अकेमेनिड है, इसको हिंदी में कहेंगे हकामनी। क्या कहेंगे? हकामनी साम्राज्य, ठीक है जी। तो एक ये महल जो है वो धर्म निरपेक्ष वास्तुकला का उदाहरण माने जा सकते हैं। फिर जो स्तूप बने हुए हैं, आगे आ जाए। अगर हम धार्मिक मौर्य वास्तुकला का उदाहरण देखें मौर्य काल का, तो जो स्तूप है वो धार्मिक है, क्योंकि ये किससे संबंधित हुआ करते थे? बौद्ध धर्म से संबंधित हुआ करते थे। ये जो स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है, भरहुत का स्तूप है, इस प्रकार से। तो सांची का महान स्तूप है, माफ कीजिएगा, सारनाथ का नहीं, सांची का स्तूप। तो सारनाथ का महान स्तूप है वो मौर्य धार्मिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है ना। बौद्ध पूजा और तीर्थ यात्रा के लिए ये स्तूप जो है महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनकर सामने आते हैं। उसके बाद चैत्य और विहार। चैत्य और विहार क्या है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चैत्य क्या होते हैं? जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनकी पूजा करने का स्थान, और विहार होते हैं बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थान। ये भी जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये भी धार्मिक वास्तुकला का उदाहरण माना जा सकता है। जो अखंड स्तंभ माने जा सकते हैं, इन स्तंभों को आप धार्मिक वास्तुकला का उदाहरण भी मान सकते हैं, और एक आप कहोगे धर्म निरपेक्ष वास्तुकला का उदाहरण भी मान सकते हैं, क्योंकि इनमें अधिकतम जो बौद्ध धर्म के आप कहोगे अशोक के जो स्तंभ मिले हैं, वो अशोक के स्तंभ जो है वो नैतिक आप कहोगे शिक्षा की बात ही करते हैं ज़्यादातर, जिसमें धम्म का प्रचार है, ज़्यादातर नैतिक गतिविधियां। जैसे मैंने एक लेक्चर आपको लिया था जिसमें मैंने आपको इन स्तंभ लेखों के बारे में बताया था अशोक के, तो मैंने बताया था कि किस प्रकार से मैं उसमें लिखा हुआ था कि पशु वध वो नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा तड़क भड़क वाले ये उत्सव वगैरह नहीं मनाने चाहिए। तो ये क्या है? तो ये नैतिक है ना, ये तो नैतिक बात है, ये कोई किसी एक धर्म से संबंधित थोड़े ही हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आगे आ जाएं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मौर्य साहित्य जो है वो उस प्रकार वहाँ पर किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वैदिक काल के बाद में अब यहाँ पर साहित्य जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर लिखित रूप से शुरुआत होना शुरू अब हो जाती है, जिसमें प्राकृत भाषा पाली भाषा का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। और इस काल से पहले भी हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड ग्रंथ यहाँ पर उनकी रचना शुरू हो जाती है। मौर्य काल की अगर सबसे प्रसिद्ध हम रचना देखते हैं तो इस काल में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते कौटिल्य, और कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। क्या? तो अर्थशास्त्र जो है एक महत्वपूर्ण कृति यहाँ की मानी जा सकती है। फिर मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, वो यहाँ पर देखें तो एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में सामने आ सकती है। बाकी तो और प्राकृत और पाली भाषा में, ग्रीक भाषा में अनेक यहाँ पर ग्रंथ लिखे जाते हैं, है ना। जैन आगम जो हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। बौद्ध साहित्य का भी विकास यहाँ पर होता है, और यही परंपरा फिर आगे चलती है। और हम देखें कि मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में आते आते तो ये साहित्य जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। उसके बाद में कालिदास आ जाते हैं, है ना, अमर सिंह आ जाते हैं, ये सब जो है वो बौद्ध उसमें आ जाते हैं, गुप्त काल में ये सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बात करें अब क्वेश्चंस की, किसकी? क्वेश्चंस की हम बात करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2016 में 2016 में यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन है, जीएस का 1 का। क्या क्वेश्चन है? प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला
लोक रूपांकनों और आख्यानों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करती है, स्पष्ट करें। इसका एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से सीधा सीधा लिख सकते हैं। उसमें आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, देखिए ये लेक्चर देखने के बाद आपको एनसीईआरटी देखिए पढ़नी ही पड़ेगी, तो लेक्चर से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, हाँ कब क्या हुआ कब क्या हुआ। उसके बाद एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लेना। तो क्या है, बौद्ध स्तूप कला और वहाँ का जो वो स्तूप कला है पूरी, वो लोक रूपांकन आख्यानों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करती है। तो बौद्ध आदर्शों, क्या बौद्ध आदर्श है, अहिंसा है, और बाकी जो बौद्ध आदर्श वहाँ पर बताए गए कि किस प्रकार से नैतिकता का पालन करना चाहिए, लोक कला के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको बौद्ध स्तूपों से पता लग जाती हैं। उनमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियां हैं, शाल भंजिका की मूर्ति वहाँ पर आपको पाई जाती देखने को मिलती हैं। वहाँ पर जो है किस प्रकार से रानी के गर्भ से हाथी को, सफ़ेद हाथी को दिखाया जा रहा है, और वो हम आपको उसमें पता लगेगा कि जातक कथाओं का चित्रण उन पे हो रखा है। तो ये सब किससे रिलेटेड है, ये सिर्फ और सिर्फ बौद्ध जो धर्म है उससे ही तो रिलेटेड है, उसके ही तो ये आप देख सकते हो कि उसके आदर्श हैं ये सब। हाँ, तो वो यहाँ से पता लग जाता है। 2019 में मेंस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना था, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला शिलालेख में अशोक के पत्थर के चित्र के साथ रान्यो अशोक या राजा अशोक का उल्लेख किया गया है ना। तो इस प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। तो यह कंगनहल्ली में मिला है। उसके बाद हम आ जाएं तो भारतीय रॉक कट यानी शैलकृत, भारतीय रॉक कट वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2013 का ये क्वेश्चन है। बादामी की गुफाएं भारत में बची हुई सबसे पुरानी चट्टान काट गुफाएं हैं या रॉक कट ये गुफाएं हैं, शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर चट्टान काट कर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट, एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई थी, है ना। तो अब इसमें से कौन से सही है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बादामी की गुफाएं सबसे पुरानी नहीं है, बराबर की गुफाएं हैं। किसकी, बराबर की गुफाएं। क्या मैंने बादामी की गुफाओं की चर्चा अभी तक की है, नहीं करी है, नहीं। इसका मतलब बादामी की गुफाएं पुरानी नहीं है। और यहाँ पर सबसे पुरानी कौन सी है, बराबर की गुफाएं हैं। पर मैंने आपको बताया था कि बराबर की गुफाएं कौन बनाता है, दशरथ नाम का राजा होता है, और ये तो अशोक के भी बाद में आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे बना दी, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। और एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई थी। तो एलोरा और अजंता के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये मौर्योत्तरकालीन गुफाएं हैं ये मुख्य रूप से, जिसमें अजंता है। अजंता जो है ये तो महत्वपूर्ण रूप से बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, और जो एलोरा है वो एलोरा तीनों धर्मों से संबंधित मानी जाती है। और ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता जो है वहाँ की वघोरा नदी के किनारे पर है। एलोरा जो है ये आपकी जैन धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और हिंदू धर्म से रिलेटेड भी है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। कार्ले का चैत्य के बारे में भी देखेंगे, इनकी चित्रकलाओं के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और देखें हम, तो ये तो देखिए 2023 का ही क्वेश्चन है, नया ही यूपीएससी का क्वेश्चन। क्या है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्तूप की अवधारणा मूल रूप से बौद्ध है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का भंडार था। स्तूप बौद्ध परंपरा में एक मन्नत और स्मारक संरचना मानी जाती थी। तो कौन कौन से इसके सही है, एक सही है या दो सही है या पूरे तीनों सही है, कोई भी सही नहीं है। ऐसा खेल यूपीएससी खेलती है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, कि मूल रूप से बौद्ध अवधारणा है, नहीं। लेक्चर में मैंने बताया कि मूल रूप से बौद्ध धारणा नहीं है। बौद्ध धर्म से पहले भी भारत में स्तूप जैसी जो संरचनाएं पाई जाती थी, जिन्हें टीले कहा जाता था, है ना, और इस प्रकार की पाई जाती थी, इसलिए मूल रूप से बौद्ध अवधारणा तो ये नहीं है। फिर आमतौर पर अवशेषों का भंडार था, तो बिल्कुल भंडार हुआ करता था अवशेषों का, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान बुद्ध है उनसे जुड़ी हुई, उनके अवशेष है, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं इसमें रखी जाती थी। और बौद्ध स्तूप परंपरा में मन्नत और स्मारक संरचना का ये प्रतीक है। तो हाँ, बिल्कुल प्रतीक है। मैंने बोला कि ये किस प्रकार से वहाँ की पूजा का और उसका जो है केंद्र बिंदु बन के सामने आ जाता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो जो है वो सेंटेंस सही है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको एक बार क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी इससे रिलेटेड पढ़ लेना, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आप उसको आराम से टैकल कर पाओगे। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।